हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने एक टाइटल लिखा है छोटा सा आप सभी लोगों के लिए कि वन रेगुलेटेड लाइक बैंक अंडर फिनटेक एक्ट। तो फिनटेक एक्ट के तहत वन को एक बैंक की तरह वन इकोसिस्टम को एक बैंक की तरह यूज़ किया जाएगा। और ये इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली है एक्वाडोर के लिए, यानी कि एक्वाडोर में फिनटेक एक्ट के अंदर वन को जो है यूज किया जाता है बैंक की तरह। सारी चीज़ें हम यहाँ पर आज देखेंगे। सबसे पहले आप ग्राफिक्स का रिप्रेजेंटेशन देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि बैंक क्या करता है, किस तरीके से काम करता है। उसके बाद हम यहाँ पर वन दिखाएंगे कि वन कैसे और किस तरीके से काम करेगा। सारी चीज़ें आज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और एक पॉइंट क्लियर होगा। यहाँ पर देखिए हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसी के बेसिस पर हम ये बता रहे हैं। अगर आपका डाउट है एक्सचेंज से रिलेटेड या फिर ट्रेडिंग से रिलेटेड तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर इंफॉर्मेशन वन इकोसिस्टम के रेगुलेशन से रिलेटेड है, यानी कि वन को बैंक की तरह यूज़ किया जा रहा है एक्वाडोर में फिनटेक एक्ट के तहत। तो मैं फिनटेक का आपको समझा देता हूँ। देखिए, जब फाइनेंस और टेक्नोलॉजी एक साथ मिल जाती हैं तो फिनटेक का यहाँ से स्टार्टिंग होती है। इसको फाइनेंस और टेक्निकल दोनों की शॉर्ट फॉर्म में फिनटेक कहा जाता है। अब देखिए, अपने यहाँ पर अगर हम बात करें कि फिनटेक के एग्जाम्पल क्या हैं, तो सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पर है अमेज़ॉन। अमेज़ॉन भारत में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फिनटेक का, क्योंकि यहाँ से आप किसी को पेमेंट भी कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं और अपना मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हैं। मोबाइल रिचार्ज भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप गिफ्ट वाउचर की तरह भी यूज कर सकते हैं, पॉइंट्स भी आपको मिलते हैं। आज की डेट में मैक्सिमम जो ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं, जितनी भी ई कॉमर्स कंपनी हैं, वो ज़्यादातर सभी फिनटेक की कैटेगरी में आ रही हैं, क्योंकि अभी ये लिमिटेड नहीं रहा है, काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड ये चीज़ें ऑनलाइन अब हो गई हैं। तो सारी चीज़ों को देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ, वहीं से आपको मैक्सिमम पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएंगे कि फिनटेक एक्ट के अंदर वन कॉइन कहाँ पर ऑफिशियली यूज़ हो रहा है और वन के क्या फीचर हैं। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि बैंक में क्या काम होते हैं और उसके कंपैरिजन में वन जो है किस तरीके से यूज़ किया जाएगा। तो चलिए मैं लेकर चलता हूँ आपको मेन पॉइंट पर। यहाँ पर हम देखेंगे स्लाइड में सबसे पहले वन और उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट चीज़ें। तो मैंने यहाँ पर स्लाइड का जो रिटन टेक्स्ट है उसको थोड़ा जूम आउट कर लिया है ताकि सभी लोगों को यहाँ पर समझ में आ जाए। तो सबसे पहले देखिए, बैंक्स आर फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। तो सपोज़ करिए कि ये एक बैंक है और ये किस तरीके से काम करता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। और ये दो मतलब ये एक शख्स है, ठीक है, इन्हें कुछ पैसा चाहिए तो, और इन्हें यहाँ पर एक और शख्स है, तो इन्हें अगर पैसा चाहिए, जैसे मान लो कि इन्हें कुछ पैसा इनको देना है, तो यहाँ पर बैंक क्या करेगा, बैंक एक इंटरमीडिएटरी का काम करेगा, यानी कि ये डायरेक्ट अगर इनको नहीं जानते हैं तो यहाँ तक पैसा पहुँचाना इम्पॉसिबल है, लेकिन ये यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं और बैंक यहाँ से इनको दे देता है। तो बैंक एक इंटरमीडिएटरी की तरह काम करता है और ये क्या करता है ना, रिसोर्स को कैप्चर करता है, लोन देता है, अप्लाई एंड एक्टिव पैसिव इंटरेस्ट से ये अर्न करता है और प्रोवाइड अदर सर्विस भी यहाँ पर मिलती हैं। आर प्राइवेट कैपिटल एंटिटीज़ और सेंट्रलाइज्ड है, कंट्रोल्ड है सारा सिस्टम और रेगुलेटेड बाय स्टेट, और ये सरकार के द्वारा जो है रेगुलेटेड होता है थ्रू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, और इनको इंस्टीट्यूशन से रेगुलेट किया जाता है। तो ये बैंक का सिस्टम है, यानी कि यहाँ बैंक एक इंटरमीडिएटरी की तरह काम करता है और ये एक्टिव पैसिव इंटरेस्ट रेट अर्न करता है वहाँ से। साथ ही साथ ये आपको फाइनेंशियल सर्विस भी प्रोवाइड करता है, इसके साथ साथ प्राइवेट कैपिटल एंटिटीज़ भी प्रोवाइड करता है, और ये सेंट्रलाइज सिस्टम है, यानी कि इसको एक कंट्रोल के तहत चलाया जाता है और ये गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अंदर आता है। अब देखिए यहाँ पर हम देखें तो इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो सेंट्रलाइज है, वर्नरेबल है टू साइबर अटैक। तो ये पॉइंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वर्नरेबल टू साइबर अटैक। तो सेंट्रलाइज सिस्टम है, यानी कि कंट्रोल्ड में है, एक अथॉरिटी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। दूसरा यहाँ पर कि साइबर अटैक इसमें हो सकते हैं, क्योंकि साइबर अटैक के लिए जितना आपका दायरा छोटा होगा उतना ही आप पर बड़ा साइबर अटैक हो सकता है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए। ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर हाई, तो इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो काफ़ी हाई है।
ये हमारे सेंट्रलाइज सिस्टम है। आपके बैंक अकाउंट को हैक किया जा सकता है, हालांकि ये पॉसिबल है कि आपकी हैकिंग को ट्रैक करके उस हैकर को पकड़ा जा सकता है, लेकिन हैकिंग हो सकती है, ये यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। अब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम की या फिर क्रिप्टो करेंसी वन की। तो हम दोनों का ही कंपैरिजन कर रहे हैं, यहीं से हमारे सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर होंगे। तो चलिए सबसे पहले देखिए, वन इज़ ए फुल्ली डिसेंट्रलाइज। तो वन जो है अब फुल्ली डिसेंट्रलाइज हो गई है। इससे पहले हम यहाँ पर बात करते थे प्राइवेट ब्लॉकचेन की। अगर आप प्राइवेट ब्लॉकचेन और पब्लिक ब्लॉकचेन से क्यों ट्रांसफ़र हुआ, कैसे क्या ये झमेला चल रहा है, उसके बारे में अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट करिए, वीडियो के नीचे कमेंट करिए, वहाँ पर आपको जानकारी दी जाएगी। अभी फ़िलहाल हम पॉइंट अपने टॉपिक पर वापस आते हैं कि क्रिप्टो करेंसी वन इज़ फुल्ली डिसेंट्रलाइज। तो ये डिसेंट्रलाइज हो गई है। यहाँ पर आप देखिए, ट्रांजेक्शन्स आर रजिस्टर्ड इन ए शेयर्ड डाटाबेस कॉल्ड ब्लॉकचेन। तो यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसे बैंक में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो केवल एक डेटाबेस में, एक प्राइवेट डेटाबेस में स्टोर होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये वन जो है वो डिसेंट्रलाइज है। यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उन सभी को शेयर्ड डेटाबेस में जो है रिकॉर्ड किया जाता है और उसको आप ब्लॉकचेन कहते हैं। ब्लॉकचेन ईच ट्रांजेक्शन इज अप्रूव्ड बाई कॉन्सेंसस एल्गोरिथम called participation proof. Use crypto firms called hash. The transaction are anonymous. It is a block distributed technology in chain called Polygon, which makes it unchangeable, highly secure, unbreakable, not to be hacked, or P2P payment system between pairs or among equal, free of intermediaries, no bank needed. तो यहाँ तक ये चीज़ें हो गई। अब मैं इसको आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, समझिए इन चीज़ों को कि ये कैसे काम करेंगी। तो वन एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, पब्लिक ब्लॉकचेन होगी, ये पॉलीगन पर बेस्ड है, ये तो हम सभी जान ही चुके हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें ट्रांजेक्शन किस तरीके से वेरीफाई होता है। तो देखिए, अब ये जैसे हमने अभी बैंक वाला सिस्टम देखा था कि ये एक बैंक है, यहाँ पर ये कोई शख्स हैं और इन्हें अपना पैसा यहाँ पर डिपॉजिट करना है। कोई बंदा है, उसको यहाँ पर लोन चाहिए, तो वो यहाँ पर आता है और इनसे बैंक से लोन लेता है। केवल यही डाटाबेस है। अब इस पर अटैक कर सकते हैं, इसको हैक किया जा सकता है। लेकिन वन इकोसिस्टम के केस में क्या हो गया, या फिर जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है उसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक सिंगल डेटाबेस नहीं होता। यहाँ पर जो डेटाबेस होता है वो शेयर्ड डेटाबेस होता है। जैसे कि एक ब्लॉक ये है, ये मान लो इंडिया में है, और एक ब्लॉक ये है। जैसे बैंकों का हेड ऑफिस होता है, सबसे पहले मेन हेड ऑफिस होता है सभी बैंकों का, और उनके बाद भी जो डाटा रहता है वो आरबीआई के पास रहता है। तो अगर मान लो किसी ने आरबीआई को हैक कर लिया या फिर आरबीआई पर अटैक हुआ, आरबीआई के सर्वर में कुछ गड़बड़ हो गई, तो सारा जो डाटा है वो मिसबैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो पब्लिक ब्लॉकचेन होती है या डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है कि अलग अलग डेटाबेस होते हैं, अलग अलग सिस्टम में स्टोर होते हैं और उनकी एक चैन बनी रहती है। तो ब्लॉक आपस में जुड़कर एक चैन बनाते हैं, इसलिए इसको ब्लॉकचेन कहते हैं। अब हर एक ब्लॉकचेन का जो ब्लॉक होता है वो अपने आप में एक डेटाबेस रहता है। जितने भी माइनर्स रहते हैं या फिर जितनी भी नोड यहाँ पर बनती हैं माइनिंग करने के लिए, वो सभी अपने पास डेटाबेस का एक रिकॉर्ड रखते हैं और ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करते हैं, म्यूचुअल परमिशन देते हैं। कॉन्सिक्वेंस की यहाँ पर जो बात हुई थी, ये आप देख रहे थे, कॉन्सिक्वेंस एल्गोरिथम कॉल्ड पार्टिसिपेशन प्रूफ। तो जैसे मान लो कि इन्हें जो है यहाँ पर माइनिंग करनी है या फिर इस वाले एड्रेस पर कुछ यहाँ पर टोकन सेंड करने हैं, तो उसके लिए क्या होगा कि ये किस टाइम पर हो रहे हैं, टाइम इम्पोर्टेंट है, किधर मतलब यहाँ से इधर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, वो तो टाइम स्टाम्प होता है, कई सारी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। तो वो सभी चीज़ें जो है ना वो वेरीफाई होती हैं। जैसे कि ये यहाँ पर ट्रांजेक्शन होगा तो इसको इनके थ्रू वेरीफाई, इस ब्लॉक के थ्रू भी वेरीफाई किया जाएगा, इस ब्लॉक के थ्रू भी वेरीफाई किया जाएगा, इस ब्लॉक के थ्रू भी वेरीफाई किया जाएगा, और इस ब्लॉक के थ्रू भी वेरीफाई किया जाएगा, इस ब्लॉक के थ्रू भी, इस ब्लॉक के थ्रू भी, यानी कि सभी की म्यूचुअल जो है परमिशन रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजर फर्म इसको हैश का मतलब हैश के नाम से जानती है, एंड ट्रांजेक्शन्स आर एनोनिमस। तो देखिए, ये इस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई तो कर रहे हैं लेकिन इन्हें पता नहीं है कि ये किसके अकाउंट से कहाँ को जा रहा है। तो एक ब्लॉक जब भी वेरीफाई होता है अलग अलग ब्लॉक के थ्रू, तो वहाँ पर उन ब्लॉक को ये पता नहीं रहता कि सामने वाला का ब्लॉक क्या है। सपोज करिए कि आपके पास कोई बीटीसी एड्रेस है, इस बीटीसी एड्रेस से आपने दूसरे बीटीसी एड्रेस पर कुछ फंड भेजा,
तो आप केवल एड्रेस को जानते हैं, इसके पीछे कौन है उसे आप नहीं जानते। तो ये एनोनिमस होते हैं, यानी कि पूरे तरीके से ये इसमें जो है आइडेंटिटी छुपी रहती है, किसी की आइडेंटिटी यहाँ पर रिवील नहीं होती। तो हम जिसे बिटकॉइन भेज रहे हैं जिस एड्रेस से, हमें ये पता नहीं रहता कि सामने वाला शख्स कौन है जब तक कि वो आपसे पर्सनली ना मिले। तो ये बेनिफिट है यहाँ पर। और ट्रांजैक्शन जो है अप्रूव होते हैं, तो यहाँ पर ब्लॉक के थ्रू ही ट्रांजैक्शन अप्रूव होते हैं। ब्लॉक के द्वारा जब ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जाता है, अप्रूव किया जाता है, नया ब्लॉक बनते हैं और ठीक वैसे ही नए ब्लॉक बनते चले जाते हैं। और ब्लॉकचेन में जितने ब्लॉक बनेंगे वो ब्लॉकचेन उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अब देखिए, जैसे हम यहाँ पर बात करें तो ये ब्लॉक, अगर इसको भी एक ब्लॉक मान ले तो ये कितने ब्लॉक होंगे, 4 ब्लॉक किए हुए, 3 ये 7 और 3 ये 10 ब्लॉक ही हो गए। अब देखिए एक ब्लॉक अगर मैं और बना देता हूँ समझाने के लिए, आप चाहें तो कम से भी समझ सकते हैं। तो जैसे हमें यहाँ पर कुछ इसमें कुछ चेंज करना है अपने, जैसे हम यहाँ पर एक वैलेट से दूसरे वैलेट में कुछ ट्रांसफ़र करेंगे तो वो यहाँ पर 100% जितने ब्लॉक हैं ना उनमें वेरीफाई होगा, क्योंकि यहाँ पर सहमति से काम चलता है। ये जो आप देख रहे हैं ना कॉन्सिक्वेंस एल्गोरिथम, तो कॉन्सिक्वेंस एल्गोरिथम का मतलब होता है कि मैक्सिमम जो ब्लॉक्स हैं वो अगर किसी डाटा को वेरीफाई करते हैं तो वो ही वेरीफाइड माना जाता है। अगर आप यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी किस तरीके से है, सपोज करिए कि आप यहाँ से यहाँ पर कुछ इस ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में कुछ भेज रहे हैं, तो वो 50% से ज़्यादा यानी 51% में वेरीफाई होना चाहिए, तभी उसको माना जाएगा। अगर आप अपने इस एड्रेस में कुछ छेड़छाड़ करते हैं तो यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं रहेगा, जब तक कि ये 10 ब्लॉक हैं तो कम से कम ये 11 ब्लॉक है तो आपको 6 ब्लॉक तक वो डाटा पहुँचाना पड़ेगा। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो 6 ये रह गए, 5 ये रह गए, तो 6 का परसेंटेज 51% से ज़्यादा हो जाएगा, 51% से ज़्यादा हो जाएगा, 50% से ज़्यादा हो जाएगा, तब आप इस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर। अब सपोज करिए कि इंडिया में ही कितने डाटाबेस होंगे, तो इंडिया के अंदर ही यहाँ पर करोड़ में डाटाबेस होंगे, करोड़ों में डाटाबेस। अगर हम वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइज जो ब्लॉकचेन रहती हैं वहाँ पर बिलियंस में जो है ब्लॉक्स रहते हैं, बिलियंस में, तो बिलियंस में ब्लॉक रहते हैं। ये मैं अब समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो जैसे कि किस तरीके से सिक्योरिटी है यहाँ पर, जैसे मैंने 11 का एग्जांपल लिया, तो 11 में से 6 को हैक किया जा सकता है तो पूरे के पूरे 11 चेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर हम करोड़ों की बात करते हैं, करोड़ों ब्लॉक्स हैं या हज़ारों ब्लॉक्स हैं, मिलियनों ब्लॉक्स हैं, तो उतने ब्लॉक्स को हैक करना, जैसे कि एक कंप्यूटर को हैक करना ईजी है, लेकिन अगर हम बात करें कि 10 कंप्यूटर को, यानी कि अगर आप कुछ डाटा में चेंज करेंगे तो सभी शेयर्ड हैं एक दूसरे से, यहाँ पर लिखा हुआ ना शेयर्ड ब्लॉकचेन, शेयर अप्रूव बाई पार्टिसिपेंट प्रूव, यहाँ पर देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लॉक्स डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी इन चैन कॉल्ड पॉलीगन विच मेक्स अनचेंजेबल हाईली प्रेडिक्टेबल। और यहाँ पर ये देखिए शेयर्ड डाटाबेस है, तो यहाँ पर डाटाबेस शेयर्ड है, तो जितने भी ब्लॉक रहेंगे, यानी कि इसमें जो रिकॉर्ड रहेगा, इसमें जो रिकॉर्ड रहेगा, इसमें सभी में रिकॉर्ड सेम रहता है, तो सेम रिकॉर्ड को चेंज करना थोड़ा सा कठिन है। और जब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन की, यानी कि करोड़ों की संख्या में वहाँ पर ब्लॉक्स आ जाते हैं, तो उनको चेंज करना मतलब 50% तक भी पहुँचना एक बड़ी बात होती है, तो वहाँ पर लोग नहीं पहुँच पाते, और इसलिए हमें यहाँ पर हाईली सिक्योर एनवायरनमेंट मिलता है। इसीलिए पब्लिक ब्लॉकचेन को, डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन को ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। हालांकि इसमें भी जो हैकर होते हैं वो छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं और हमें नए कॉइन देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये ब्लॉक जब भी इसमें नया ब्लॉक बनता है और नया रूल बन जाता है तो एक नई ब्लॉकचेन बन जाती है, नया टोकन जनरेट हो जाता है। और जैसे हमें BTC के साथ BTC कैश इस टाइप से जो है नए कॉइन देखने को मिलते हैं। तो ये होता है प्रोसेस। अब मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ और हम आगे देखते हैं। विच मेक्स इट्स अनचेंजेबल, हाईली सिक्योर, अनब्रेकेबल, not to be hacked are P2P पेमेंट सिस्टम बिटवीन पेयर्स अमंग इक्वल्स फ्री ऑफ इंटरमीडिएटरीज। तो यहाँ पर देखिए किसी भी इंटरमीडिएटरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे बैंक की वहाँ पर पड़ती है, और यहाँ पर किसी बैंक की ज़रूरत नहीं रहती। तो ये तो हमने देखा कि ब्लॉकचेन 1 से कितना मतलब डिसेंट्रलाइज सिस्टम या वन टोकन जो है वो सेंट्रलाइज सिस्टम से या बैंक से कैसे एडवांस है। अब देखिए यहाँ पर इसको, हमारा जो मेन टॉपिक था वीडियो का वो ये था कि 1 को यूज़ किया जा रहा है ऑफिशियली फिनटेक एक्ट के तहत, तो ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए ट्रांजैक्शन आर चीप, तो इसमें ट्रांजैक्शन भी सस्ते हैं, फास्ट हैं, और पेमेंट यूज़ होता है, सेलुलर इक्विपमेंट है, इंटरनेट की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है, इट इज़ ए सिस्टम ऑफ सेविंग एज ए वैल्यू रिजर्व।
तो यहाँ पर सेविंग्स की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ ए सिस्टम ऑफ सेविंग एज ए वैल्यू रिजल्ट। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। ये सारी चीज़ें आपने देख ली, तो हमारा देखिए मेन टॉपिक है इट इन सेवरल कंट्रीज, यानी कि कुछ कंट्री में, इंक्लूडिंग एक्वाडोर, जिसमें से एक्वाडोर का यहाँ पर नाम भी आ गया है। तो एक कंट्री है COUNTRY, एक कंट्री है, नाम है इसका एक्वाडोर, ECUADOR। मैंने स्पेलिंग भी आपको प्रोनाउंस कर दी है, आप चेक कर सकते हैं। एक्वाडोर में फिनटेक एक्ट, दे आर ऑलरेडी रेगुलेटेड बाय द स्टेट। तो एक्वाडोर में फिनटेक एक्ट को स्टेट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, यानी कि यहाँ से ये ऑफिशियली हो जाता है कि इन सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग एक्वाडोर फिनटेक एक्ट दे आर ऑलरेडी रेगुलेटेड बाय द स्टेट। तो एक्वाडोर जैसे देश में फिनटेक एक्ट को स्टेट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, यानी कि वन सभी फिनटेक एक्ट को फॉलो करता है, वन एक फिनटेक एक्ट के अंदर ही काम करता है। तो एक्वाडोर जैसी कंट्री में ऑफिशियली वन को यूज़ किया जाता है या किया जा सकता है। अभी देखिए ये जो पोस्ट है, ये जो यहाँ पर ये जो डाटा है, ये एक ऑफिशियल जो लीडर है वन के, उनका नाम है राउल पेजोस, RAULPAZOS, पेजोस। इनके द्वारा जो है ये पब्लिश किया गया है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। बाकी जो ऑफिशियल न्यूज़ लेटर से इन्फॉर्मेशन आती है वो उसका अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, ये भी इनका अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। तो हर कोई अपनी इन्फॉर्मेशन देता है। यहाँ पर हमने इसको एनालिसिस किया कि वन को फिनटेक एक्ट, जहाँ पर भी फिनटेक एक्ट लागू होगा वहाँ पर वन को ऑफिशियली यूज किया जा सकता है, ऑफिशियली तरीके से स्टेट के द्वारा यानी गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पर रेगुलेट किया जा सकता है। हालांकि आप वन में या कहीं भी एक्वाडोर पर चेक करेंगे तो आप वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन पाएंगे वो इससे थोड़ी सी डिफरेंट भी हो सकती है। अगर आपको वहाँ पर कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट मिलता है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तब तक के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।